अरविंद, हमने आपसे बात भी की थी कि ये जो एक परंपरा, परिपाटी और ये हमारा गौरवमयी इतिहास है। हमारा जो संसद है, इसकी दलीलें दी जाती है। दुनिया के देशों में होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र, और वहां खूबसूरती जो होती थी। अगर हम बीते 11 साल में लगातार देखा है, 11 साल में क्या कुछ नहीं हुआ है। और अभी जो बहुत महत्वपूर्ण अवसर था, जब आपको आना ही आना चाहिए था देश के समक्ष, आपको कहीं ना कहीं जो चीजें उस पर आपको बात करनी थी, तो आप उससे भाग लिए इस बार भी। तो जो पुराने इतिहास है, थोड़ा सा हल्का सा जो हम लोग बात करते हैं उस पर भी, और बाकी जो मौजूदा स्थिति है, कितना कांग्रेस ने सब कुछ किया या विपक्ष ने सारा कुछ किया, आपको सिर्फ बुलडोज करना है, बुलडोज करना है, बुलडोज करना है। तो एक प्रतिक्रिया इस सब पर आपकी। देखिए इसमें संजीव भाई, अभी रवीन बोल रहे थे, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप अपोजिशन की बात करते हैं तो इस देश में जो जिसको कहिए कि जो अपोजिशन है वो सबसे ज़्यादा सिंबॉलिक था नेहरू के पीरियड में। सिंबॉलिक था वो। अगर उस समय सत्ता पक्ष चाहता तो विपक्षी एक भी बात न मानता। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो जो लोग हैं, जिन लोगों ने उस दौर के संसद को देखा है, वो उसको भारतीय संसद का स्वर्ण काल कहते हैं। नेहरू के कालखंड को 17 साल को इसलिए कहते हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी 4 लोगों के साथ गए। चीन का युद्ध चल रहा था उन दिनों, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, नेहरू जी से कहा कि संसद की जवाबदेही सरकार को तय करनी चाहिए संसद में, और बताना चाहिए जो है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। नेहरू जी मान गए। और 1962 में अगर आप देखेंगे तो युद्ध चलने के दौरान संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया, जिनमें मैं ठीक से नहीं याद, लेकिन इतना याद है कि करीब 160 सांसदों से ज़्यादा ने भागीदारी की। और उसमें जो एक प्रस्ताव नेहरू जी लेकर के आए थे, जिसमें पूरे देश को एड्रेस किया था, दुनिया को एड्रेस किया था उस प्रस्ताव में, उसको लेके जब खड़े हुए तो स्पीकर ने खुद खड़े होकर के और ये कहा कि आपको सब लोगों को खड़े होकर इसको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं, अटल जी समेत अगर आप उस डिबेट को पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि बहुत सारे सांसदों ने आलोचना की थी सरकार की, नेहरू जी की भी, बहुत से वो थे। तो अभी जो है मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने अपने संसद का सत्र शुरू किया था उस दौरान। और जो जब आप संसद की बात करते हैं तो संसद एक इलेक्टेड बॉडी है। 140 करोड़ लोगों की शक्ति, 500 लोग, कभी 490 लोग रहे हों, जो भी वोट बैठेंगे वो 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, जो भी मौजूदगी होती हो उस समय संसद के अंदर। तो भारत सरकार को इतना ज़्यादा मौका मिलता पूरी दुनिया भर को अपने भरोसे में लेने का, क्योंकि रवीन भाई, हम लोग, शीतल भाई और आप सब साथी, हम लोगों ने देखा है संसद या विधानसभाएं, जब भी आपातकाल आता है, भारत के राष्ट्रीय संकट का कोई भी समय आता है, वहाँ पार्टियां किनारे हो जाती है। आप उठा के पूरा उस दौर का संसद के हमले का देख लीजिए। संसद पर जब हमला होता है, अटल जी ने एक भाषण में कहा कि मुझे बहुत वो लगा कि डेमोक्रेसी इस देश की बहुत जीवंत होगी, क्योंकि सबसे पहले सोनिया गांधी जी ने फोन किया, ये जानने जबकि लीडर अपोजिशन थे। तो अभी क्या है, देखिए 2014 से लेके 2019 का एक अलग कालखंड था। 2024 के बाद संसद का एक अलग कालखंड है, जहां इतिहास का सबसे मजबूत विपक्ष है ये। इसके पहले सिंबॉलिक रहा होगा, आप कह सकते हैं सिंबॉलिक तब भी नहीं था, क्योंकि संसद में विपक्ष की वो स्थिति नहीं थी जो नेहरू जी के 17 सालों के दौरान रही है। आप उठा के देख लीजिए, उस दौरान कहीं लेफ्टिस्ट पार्टी के लोग मुख्य विपक्षी थे, बड़े बड़े नाम थे, और वो लॉजिकल बात करते थे बहुत सारी चीजों में, और नेहरू जी उन बातों को मानते थे। यहाँ की जनसंघ सिंबॉलिक था, फिर भी उनकी बातों को माना जाता था। जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो हम देख रहे हैं वो केवल ये है कि संसद चलती किससे है। संसद के दोनों सदन या तो रूल्स जो फ्रेम हुए हैं वो आम सहमति से हुए उससे चलती है, या परंपराओं से चलती है। तो परंपरा तो शुरू हुई 1947 में, पहला दिन ही विशेष था। अगर आप देखेंगे 1947 का ही 15 अगस्त 1947 जिसकी हम बात करते हैं, वो तो पहला दिन विशेष था। उसके बाद 1962 का विशेष था। हमने तो वो देखा है कि जब आज़ादी के 50 साल पर एक स्पेशल सेशन हुआ, रविंद्र और हमने तो एक स्पेशल सेशन देखा है जो जीएसटी को लेकर के जो है आपने बुलाया था कि। तो अभी क्या है कि पिछले कई सालों से
मैं अपनी महिला बात खत्म करूं आखिर में ये कह के बता लिया आपने कि अभी क्या है कि संसद कोई मतलब बैंड बाजा पार्टी नहीं है कि आप सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा वहां नहीं रखे। वहां विपक्ष को भी परंपरागत तौर पर जो परंपराएं रही हैं वो ये है कि विपक्ष को अपनी बात कहने का, आलोचना करने का मौका मिलता है, सरकार को अपनी बातें रखने का मौका मिलता है, और संसद का हर सदस्य बराबर है। चाहे मोदी जी हों तो उनसे 19 नहीं है संसद सदस्य की हैसियत, जो लीडर ऑफ हाउस है तो राहुल गांधी उनके पैरेलल है, ऐसा नहीं। संसद का हर सदस्य बराबर है और संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी बराबर ही है हैसियत में, अगर आप देखेंगे तो। इसलिए अगर संसद के 16 दलों के लोग मांग कर रहे थे तो मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं, क्यों नहीं किया है तो अलग चीज है। मैं कहता हूं कि सरकार ने से दो बड़ी गलतियां हुई हैं, खासतौर पर सीज फायर के बाद। पहला मतलब इस ऑपरेशन सिंदूर से लेके अब तक पहला 2 ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना और उसमें प्रधानमंत्री जी का ना आना, और दूसरा संसद के विशेष सत्र को ना बुलाना। ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस सरकार को रियलाइज होगा कि ऐतिहासिक गलती थी, और अगर इसको बुलाया होता तो उससे भारत में ये डेलीगेशन नहीं भेजने की जरूरत थी। ऐसा मुझे लगता है जी। मैं केपी सर और अरविंद सर दोनों से ही मतलब ऐसा लगने लगा है कि शायद आजाद भारत में अब तक के जितने प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा खराब लगता है हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विफलता के मामले में या जो कहीं भीरुता के मामले में इतिहास में तो दर्ज हो गया है मामला कि उनकी टीम भी और वो भी, कि ये जो है इतनी ऐसी टीम शायद ना पहले कभी हुई है और ना कभी आगे होगी। शायद देश के हित में शायद यही होना चाहिए। अभी तो है वो लोग, लेकिन ये दर्ज तो इतिहास में कहीं हो गया है, हो रहा है। केपी सर और आपकी अरविंद सर टिप्पणी, पहले केपी सर। संजीव जी, अगर आप देखेंगे जैसे कि अभी शीतल जी ने कहा कि पाकिस्तान से हर लिहाज में हम बड़े हैं, लेकिन ये पुरानी बात बता रहे हैं शीतल जी। आज हम पाकिस्तान के बराबर खड़े हैं दुनिया में, और दुनिया जब भी बात करती है पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करती है। और मैं तो छोटा समझ रहा हूं, बल्कि हम तो कई जगह कई मामलों में पाकिस्तान से छोटे हो गए हैं। आज पाकिस्तान के साथ कई देश खड़े हुए हैं, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि हम यहाँ पे देश विदेश और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं। आपको देश के अंदर भी झांकना चाहिए। क्या पिछले 10 साल में बड़ा घोटाला हमने एज ए पत्रकार पकड़ा हो, मीडिया में कोई बड़ा घोटाला छपा हो, हमने कहीं देखा है क्या? आप ये देखिए कि अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री नकली खाद की फैक्ट्रियां पकड़ रहे हैं, नकली केमिकल बन रहा है, और वो गलती से पकड़ लिया उन्होंने। अब उसको उनको भुगतना भारी हो रहा है कि वो क्या करें, उन्होंने छेड़ तो दिया। और ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। किसानों को नकली बीज, नकली खाद, नकली केमिकल सब नकली बेचा जा रहा है। और अगर किसान अपनी पसंद की कोई खेती करना चाहता है, मैं वेस्टर्न यूपी से आता हूं, अरविंद जी बहुत भली भांति जानते हैं कि यहाँ जो गन्ना किसान है उनका गन्ना शुगर मिल में जाता है, शुगर मिल खुद अपना बीज देती है और कहती यही आपको बोना है, और हम ही आपको बीज देंगे, हम ही आपको खाद देंगे, आप अपनी पसंद का गन्ना नहीं उगा सकते। तो ये जो रैकेट चल रहा है देश में, इस पर तो कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। जो गरीब आदमी, पिछड़ा आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी जो तहस नहस हो रहा है, उस पर तो कहीं चर्चा हो ही नहीं रही है। कुछ है क्या नहीं है देश में गिराने के लिए कुछ नहीं, तो आप केवल भटकाइए, जो भ्रम पैदा करिए और इसी तरीके की जुमलेबाजी कीजिए जिसकी हम सारी की सारी चर्चा कर रहे हैं, यही यहीं तक सीमित है। और या हिंदू मुसलमान, मैं वही बात कर रहा हूं कि आप कहीं हिंदू मुस्लिम में उलझा दे रहे हैं। अब तो हिंदू मुस्लिम अलग हो गया, अब तो अगड़ा पिछड़ा, ये ठाकुर है, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, अब तो आप उसमें बांटने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप किस हद तक जाएंगे? आप किस हद तक चले जाएंगे? आप क्या करेंगे, क्या चाहेंगे, कब तक उलझाएंगे? ये सवाल किया था केपी सर की, मुझे लगता है कि 1947 से लेकर 2025 सबसे विफलता वाली बात, और पूरी टीम एक कंप्लीटली आपको लगेगा तो सिर्फ वो जो हम कहते हैं कि इतिहास के जो पन्ने हैं उसमें काला अध्याय जैसा एक हो गया है। मतलब हमें कहते हुए थोड़ा दर्द भी होता है क्योंकि हमारा देश है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो पूरे के पूरे कर्म है, कांड है, वो तो यही कुछ कह रहे हैं। मैं आप करिए अंतिम, तो मैं अरविंद सर से समाप्त कराऊंगा। जी जी, अरविंद जी बोले, अरविंद जी बोले।
अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अनम्यूट एक मिनट, अनम्यूट जी हाँ, हो गया है क्या? तो मैं कह रहा हूँ कि मलिक भाई और शीतल भाई ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब भी युद्ध होता है, शांति होती है, उसमें कूटनीति का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय अगर आप देखेंगे तो चीन का युद्ध से बड़ा तो कोई हुआ नहीं अब तक। उस समय हमारे पास बहुत अधिक संसाधन नहीं थे, बहुत कम थे, यहाँ तक कि खाने के लिए भी बाहर से मंगाना पड़ता था। बहुत सारी दिक्कतें थी। 11 साल उनके केवल नेहरू जी को कोसते हुए तो निकले हैं उनके। तो देखिए वो उनके रहते पूरे विश्व की तमाम शक्तियों का उनको कितना समर्थन मिला अगर आप उठा के देखिए। क्यों, क्या कारण ये था? क्योंकि नेहरू जी की एक सोच डेमोक्रेटिक सोच थी और एक विकासशील देशों के अनडिस्प्यूटेड नायक थे वो। उठा के देख लीजिए पूरा उठा करके। है सर, है तो अभी जो है मैं आपको बताऊं कि जब कारगिल एपिसोड हुआ उसके पहले बाद में मैं अटल जी के साथ 3 जगहों पर गया था। सार्क सम्मेलन हो रहा था, पहला कोलंबो में, दूसरा जो है ये जो अभी शीतल भाई बात करें नेपाल में काठमांडू में हुआ था, और तीसरा इस्लामाबाद में। मुझे इस्लामाबाद में गए तो हम लोगों को लग रहा था क्या, क्योंकि मेजबान पाकिस्तान था। आपको बताऊं, बहुत कम लोगों को इसकी स्मृति में होगा, अटल जी वहां गए, वहां के जो ऑफिशियल भोज थे उसमें शामिल हुए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय संवाद ही नहीं किया। जबकि ये परंपरा है कि आप जिसके राजधानी में जा रहे हो उससे तो बात करोगे। क्योंकि उसने, अटल जी ने उसके पहले कह दिया था, कोलंबो में ये बात कही थी कि जब तक कि आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत सटीक कोई जवाब नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2, डेलीगेशन तो अटल जी के पीरियड में भी गए थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन सोनिया गांधी को कहा था और तमाम लीडर्स को मांगा, सोमनाथ चटर्जी जी वगैरह तक, मतलब जो कि सीपीएम के लीडर रहे, ऐसे लोगों को सबको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप कौन कौन, हमें चाहिए ऐसे लोग जो कि जिसको दुनिया जानती हो। बिल्कुल। तो उस समय जो मैं देख रहा हूँ, जो कांग्रेस से जो डेलीगेशन के नाम तय हुए, डॉक्टर कर्ण सिंह जो कि खुद एक ग्लोबली नोन पर्सन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह लीडर ऑफ अपोजिशन थे, पीएम सईद, ये लोग सबके नाम तय होके गए, सोनिया जी खुद नहीं गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब अगर आप विपक्ष से संवाद नहीं करेंगे, हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे मजबूत विपक्ष है आज की तारीख में। ऐसा नहीं कि वो जो है 60 के दशक तक का विपक्ष है ही नहीं। उस समय तो विपक्ष के नाम पर तो ये धारा ही नहीं थी। बिल्कुल, या तो समाजवादी धारा के लोग थे या वाम धारा के लोग ही थे, वही विपक्ष थे। और शुरू में जब उनकी संख्या भी नहीं थे तो उनके बड़े नाम थे, और वो संसद के अगर आप उनके भाषणों को पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है। सरकार को कितनी आलोचना की होगी, इसके बाद भी अगर आप उठा के देख लीजिए संसदीय संस्थाओं को। आखिरी बात की देखिए, जब संस्थाएं बनती हैं आप संस्थाओं को मिटा नहीं सकते। डिप्टी स्पीकर लोकसभा एक संस्था है, लेकिन ये इतिहास लिखा जाएगा कि 2019 के बाद इस देश में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर एक संस्था है। डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को ही दिया जाना है। तो आप उसके पहले आपने अपने मित्र दल को दे दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक पहिए पे चलने वाली संस्था नहीं है। ये तमाम विचारों के लोग, तमाम धाराओं के लोग मिल करके जो देश खड़ा करते हैं, वही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तो मुझे लगता है कि जब अभी शीतल भाई बोल रहे थे, बहुत सारी जगहों पर हम लोगों को इस बात के लिए आलोचना किया जा रहा है कि हम एक निर्वाचित तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। राइट। इस तरह की टिप्पणियां किसी भी स्तर पर हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि 1 साल ये जा रहा, 11 साल हो गया मोदी जी का, उनके पास 4 साल का जो समय है उसमें वो अपने को संभाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, इतिहास लिखने के लिए एक उम्र नहीं चाहिए होती है, कुछ घटनाक्रम चाहिए होते। तो अभी अब लेकिन यह है कि इतिहास का पुराने कालखंड भी देखे जाते कि आपकी प्रवृत्ति क्या है। तो यह है कि अब मौका 4 साल का भी है, इसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते, बहुत सारी चीजें ऐसी जो सोचने की, विचार विमर्श की है, और वो नीति निर्माताओं को सोचना है। क्योंकि हम लोग एक बौद्धिक जगत के होने के नाते हम लोग तो केवल बातें रख सकते हैं।